बेटा इलास्टिसिटी में हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ रहे थे। इलास्टिक फैटिगनेस क्या होता है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है। देयर इज अनदर टर्म जिसका नाम है पॉइजन्स रेशो। ये भी एक इलास्टिक कांस्टेंट ही है, पॉइजन्स रेशो। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन रेशियो को पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। सपोज हमारे पास कोई वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ L है और ओरिजिनल जो डायमीटर है वो D है। हम इस वायर को स्ट्रेच कर दें, लेंथ हो गई L डैश और डायमीटर हो गया D डैश। तो लेटरल स्ट्रेन क्या है, D डैश माइनस D ओवर D, चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ divided by original length. So it is equal to minus delta D by D divided by delta L by L. It means sigma equal to minus delta D by D into L by delta L. ठीक है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा इक्वल्स टू माइनस L by D into delta D divided by delta L. ये पॉइजन्स रेशियो का डेफिनेशन आ गया। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन इज चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर। ओरिजिनली अगर डायमीटर D था, फाइनली D डैश हो गया, तो लेटरल स्ट्रेन होता है D डैश माइनस D, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है L डैश माइनस L डिवाइडेड बाय L। सो D डैश माइनस D डिवाइडेड बाय D हो गया लेटरल स्ट्रेन, चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर। इसको हम इन टर्म्स ऑफ रेडियस भी बोल सकते हैं। अगर रेडियस लिखा है R, तो ये जो लेटरल स्ट्रेन है दिस इज आल्सो रिटन एज, मतलब इसी सिग्मा को ऐसे भी बोल सकते हैं, सिग्मा इज आल्सो इक्वल टू माइनस डेल्टा R बाय R ओवर डेल्टा L बाय L। इलास्टिसिटी बेटा लास्ट में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की, कि हम व्हाई वी स्टडी अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसका क्या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या इसका एप्लीकेशन होगा, कहाँ ये कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, इलास्टिक लिमिट या स्ट्रेस या स्ट्रेन या ये लेटरल स्ट्रेन, ये सब कहाँ यूज होता है। सबसे मेन यूज इलास्टिसिटी बेसिकली एक ऐसी फिजिक्स है जो मेडिकल साइंस में भी यूज होती है, इंजीनियरिंग में भी यूज होती है। ठीक है, इंजीनियरिंग में हम जो हमारे जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का डिजाइन करते हैं, या बड़े बड़े ब्रिजेस, बड़े बड़े और टावर्स बनाए जाते हैं, उन सब में मेन रोल होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर का, जो स्ट्रक्चर डिजाइन करता है बिफोर द एक्चुअल डिजाइन, कि कहाँ पर कितने बीम डालने हैं, कहाँ पर कितने इंच का उसमें आयरन की वो डालनी है, रॉड्स डालनी है, सरिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, कितना डीप लेके जाना है हमने अपना जो बेसमेंट है उसको, वो सारी चीजें जो है ना वो डिपेंड करती है ऑन द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। उस पर्टिकुलर जगह पे अर्थ की इलास्टिक स्ट्रेंथ अभी कितनी है। ठीक है, ये नहीं हो कि इलास्टिक स्ट्रेंथ से ज्यादा फोर्स लग जाए और वो बिल्डिंग ऊपर तो बनाते जाए, नीचे से धंसती भी जाए। So that should not happen. This is the job of a structural engineer to choose material for particular use. कि कौन सा मटेरियल, सीमेंट जो है वो सीमेंट में किस तरह का कंपोजिशन होना चाहिए, उसमें अगर सैंड मिक्स करना है तो वो रेशो क्या रहना चाहिए,
वो सारी चीजें जो है वो डिसाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। दूसरा मेडिकल साइंस में क्या यूज होता है, आर्टिफिशियल लिम्स बनाए जाते हैं, किसी की फिंगर कट गई कई बार किसी एक्सीडेंट में, या सम पार्ट ऑफ आर्म इज गॉन, तो आर्टिफिशियल आर्म लगाई जाती है, आर्टिफिशियल फिंगर लगाए जाते हैं उसमें भी, या लोअर पोर्शन ऑफ द लेग इज गॉन, सो आर्टिफिशियल लिम्स लगाए जाते हैं उसमें भी। जो भी मटेरियल यूज करेंगे आर्टिफिशियल, जिससे लेग बनाई जैसे किसी की, तो उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जाती है। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि मटेरियल बना दिया, लेग तो लगा दी, बट ओवर ए पीरियड बार बार फोर्स लगेगी। आपको पता है बार बार फोर्स लगने से क्या होता है, इलास्टिक फटीगनेस हो जाती है। तो ये नहीं हो कि थोड़ी देर बाद उसकी जो आर्टिफिशियल लेग लगाई है वही टूट जाए, ठीक है, या वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, दैट शुड नॉट हैपन। इसलिए कोई ऐसा मटेरियल चूज किया जाता है दैट डिपेंड्स ऑन कि आदमी का वेट कितना है, या आदमी का वर्कआउट कैसा रहेगा, डेली रूटीन कैसे रहेगी, कितनी बार वो कितना चलेगा, या उस उन सारी चीज। बड़ी ज्यादा कॉस्ट भी नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी मटेरियल भी लगा देते कि लगा दो महंगे से महंगा, वो भी नहीं। और ऐसा भी नहीं लगाना कि हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो लेग दोबारा से ही लगानी पड़े, या कोई फिंगर का कोई पार्ट या कुछ भी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का यूज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में भी है, मेडिकल साइंस में भी है। इसके अलावा हम इलास्टिसिटी के बेसिस पे ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, जो आपके न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं फिर बाद में। जैसे जैसे आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई कार जैसे किसी नीचे खड्डे में चली गई, रोल होके नीचे चली गई, सो व्हाट वी डू, वी टेक ए क्रेन, एंड वो क्रेन क्या करता है, उसको कार को लिफ्ट करता है, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट कि उस क्रेन में जो हमने रोप यूज की उस कार को लिफ्ट करने के लिए, या ट्रक को, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर उठाने के लिए अगर उसको लिफ्ट करना है, तो क्रेन में एक पुली होती है, पुली के ऊपर वो एक रोप होगा, वो रोप, उस रोप की हेल्प से उसको खींचते हैं, बिकॉज क्रेन तो जाएगा नहीं नीचे ना, द रोप इज टेकन डाउन, उसको वहां टाई करते हैं, उसको खींच लेते हैं। अब रोप की इलास्टिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, बिकॉज अगर उस रोप के ऊपर उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ से ज्यादा फोर्स लग गई, उसने उठा तो लिया उसको, बट धीरे धीरे वो खींचते चले जाएगा, वो रस्सी टूट जाएगी, ठीक है। तो हम किसी रोप का अप्रोक्सीमेट रेडियस पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे अगर रोप का रेडियस पता करना है, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसे लिफ्ट करना है, और इस ऑब्जेक्ट का मास, क्वाइट हैवी ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मास जो है 10⁵ kg है, 1000 kg नहीं, इट इज ऑलमोस्ट 1,00,000 kg, या 10⁴ kg है। हम इसको लिफ्ट 10,000 kg एक ऑब्जेक्ट का मास है, उसे लिफ्ट करना है, ऑफ कोर्स लिफ्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सम रोप। तो इस 10,000 kg के मास को लिफ्ट करने के लिए इस रोप का डायमीटर कितना होना चाहिए, या इस रोप का रेडियस कितना होना चाहिए, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला चीज है यहाँ कि अगर हमने 10,000 kg के लिए कोई रोप डिजाइन करना है, तो हम एज ए सेफ्टी फैक्टर 10,000 के लिए नहीं, ज्यादा बड़े ऑब्जेक्ट के लिए रोप चूज करेंगे, ठीक है। और सेफ्टी फैक्टर जो होता है, सेफ्टी फैक्टर इज 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का मतलब हम ऐसे रोप लेंगे कि अगर किसी रीजन से इसका वेट ज्यादा भी है तो वो टूटे नहीं। तो हम 10⁴ उठाना चाहते हैं, लेकिन सेफ्टी फैक्टर 10 टाइम्स करके हम बोलते हैं हम 10⁵ kg के लिए डिजाइन करेंगे, सो दैट अगर 10⁴ से थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो जो इलास्टिक स्ट्रेंथ है, देखो हमने ये पढ़ा, स्ट्रेस होती है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, और हम किसी रोप के एक एंड पे अगर मास हैंग कर रहे हैं तो ये फोर्स बन गई वेट, बताया था मैंने आपको, ये एफ की जगह हम mg लिखते हैं। और अगर इसका रेडियस r, वी हैव टू कैलकुलेट r ओनली, तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या लिखते हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ रोप कैलकुलेट कर रहे हैं हम, रोप का रेडियस πr²। अब पर्पस ये नहीं है कि इसको उठा के लाना है, पर्पस ये है कि ये रोप जो है वो सेफ रहना चाहिए ताकि दोबारा से उसको यूज कर सके, उसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। ये नहीं है कि इस रोप की ओरिजिनल लेंथ, जैसे आपको ग्राफ बताया था, अगर इलास्टिक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है, वो नहीं आनी चाहिए। इसलिए जो ये हम जो स्ट्रेस लगा रहे हैं, दिस शुड बी लेस देन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। फॉर सेफ्टी स्ट्रेस शुड बी लेस देन द इलास्टिक लिमिट, और इसलिए वी कैन से mg/πr² शुड बी लेस देन इलास्टिक
लिमिट। अब नॉर्मली अगर हम स्टील की वायर यूज करते हैं, कॉटन तो यूज करेंगे नहीं, अगर हम स्टील की वायर यूज करते हैं तो स्टील के लिए जो इलास्टिक लिमिट है दैट इज 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 30 × 10⁸ लिख सकते हैं। तो अगर हमने 10⁵ kg के लिए डिजाइन करना है, आई विल राइट 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय g is 10 divided by 22/7 into r square should be less than 3 × 10⁸। ठीक है, we can say मैथमेटिकल है अब ये 7 × 10⁶, 7 ऊपर चला गया 10⁶, divided by 22 into 3 × 10⁸ is less than r square। आप लिख लीजिए इसको, इसके बेसिस पे हम बोलेंगे therefore r square is greater than, मतलब this is less than r square या r square is greater than 7 × 10⁶ divided by 22 into 3 × 10⁸। This r square is greater than 7 divided by 22 × 10⁵ into 100। कैसे, ऊपर 10⁶ है, नीचे 10⁸ है। सो r is greater than √7/22 into 3 into 100। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। दिस r शुड बी लेस देन 0.03 के आसपास आ जाएगा मीटर में। इट शुड बी ग्रेटर देन 0.03 मीटर। ठीक है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इट मीन्स इट शुड बी ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेट है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 10⁵ kg, although we wanted to lift 10⁵, बट हमने सेफ्टी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए 10⁵ kg एक ऑब्जेक्ट है उसको लिफ्ट करना है, तो जो हम वायर लेंगे उस वायर का रेडियस कितना होना चाहिए, कम से कम 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज नॉट ए स्मॉल वैल्यू, 3 सेंटीमीटर इतना सा हो गया, इतना रेडियस, तो डायमीटर 6 सेंटीमीटर हो गया। सो इतनी थिक वायर हो जाएगी वो। ठीक है, हम इसे थोड़ा सा कम रख सकते हैं क्योंकि हमने 10⁴ kg उठाना था, उसको 10⁵ बना दिया। बट अगर हम 3 सेंटीमीटर रखेंगे तो हमारी जो रोप है वो सेफ रहेगी। सो देयरफॉर द रेडियस ऑफ द रोप should at least be equal to 3 सेंटीमीटर। रोप का रेडियस जो है वो कम से कम 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन अगर 3 सेंटीमीटर रोप का रेडियस होगा तो रोप की थिकनेस बढ़ जाएगी। अब थिकनेस बढ़ जाएगी, वो रोप नहीं, वो एक रॉड जैसी बन जाएगी, तो उस रॉड में तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। 3 सेंटीमीटर इज ए बिग रेडियस, इसलिए इतना रेडियस बनाने के लिए हम एक बड़ी सी सिंगल पीस नहीं यूज करते। हम क्या करते हैं, जो भी रोप यूज करते हैं क्रेन्स में, उस रोप को बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर स्ट्रिंग्स। छोटी छोटी रोप्स को बांधा जाता है, इसको बोलते हैं ब्रेडेड वायर। ब्रेडिंग क्या होता है, ब्रेडिंग होता है चोटी कर देना, ठीक है, वो वैसा वाला पतली पतली वायर्स को ब्रेड करते हैं। राइट, ऐसे वायर है 1 2 3, तो इससे क्या होता है, अब इसको बना दिया हमने, मानो 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस बना दिया, उससे क्या होगा, उस वायर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अदरवाइज 3 सेंटीमीटर वाली वायर नहीं, वो रॉड होती है। टू मेक सच वायर, टू मेक
such wire, a large number of such a thick wire, to make such a thick wire, a large number of thin wires are braided together. ऐसी थिक वायर बनाने के लिए बहुत सारी थिन वायर्स को हम ब्रेडिंग करते हैं, बहुत सारी थिन वायर्स को जोड़ते हैं एक साथ। दूसरा बेटा, हम इलास्टिसिटी के बेसिस पर ही एक और कैलकुलेशन कर सकते हैं। It is the calculation for the maximum height of a mountain on the surface of earth. अर्थ के सरफेस पे किसी माउंटेन की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है। ये सपोज माउंटेन है कोई, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस माउंटेन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। उससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उससे ज्यादा होगी तो यहाँ वेट बढ़ जाएगा, और यहाँ वेट बढ़ेगा तो फोर्स जो लग रही है वो इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हो जाएगी। तो अगर इलास्टिक लिमिट से ज्यादा होगी तो इट विल गो डाउन। सपोज एक, ये भी एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है। सपोज इस माउंटेन का बेस जो एरिया है वो है ए, तो कितना वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लगेगा? वेट बोल रहा हूं, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। ठीक है, अगर यहाँ रॉक्स हैं जिनकी डेंसिटी है रो, जिनसे ये माउंटेन बना हुआ है, रफली हम ये बोल सकते हैं कि जो, देखो डेंसिटी होता है बेटा, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। रफली हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज a इंटू एच। ए इज द एरिया ऑफ बेस, h इज द हाइट, तो a इंटू एच इज वॉल्यूम। सो W क्या हो जाएगा? m की जगह लिखूंगा डेंसिटी इंटू AH इंटू जी। ठीक है, क्योंकि यहां से देखो m कितना हो जाएगा, रो इंटू AH। अगर ये बेस एरिया A है जिसमें वेट कितना लग रहा है, रो AH इंटू जी, राइट, तो स्ट्रेस कितना हुआ ऑन द सरफेस इज W डिवाइडेड बाय A। सो क्या हम उसको रो जी एच लिख सकते हैं, रो AH इंटू जी डिवाइडेड बाय A और A कट जाएगा। स्ट्रेस ऑन द सरफेस इज रो इंटू GH। यहाँ सरफेस पे कितना स्ट्रेस लग रहा है, रो इंटू GH। अब अगर, चलो ये लिख लो पहले आप, अब बेटा यहाँ जो स्ट्रेस लग रही है दैट इज रो GH। जो ये स्ट्रेस है ये इस सरफेस की इलास्टिक लिमिट से कम होनी चाहिए, क्योंकि इलास्टिक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस लगेगी द surface will sink down, this mountain will sink down. This stress should be less than the elastic limit of earth. Therefore, rho GH should be less than elastic limit of earth. Which means H should be less than
अगर कहीं और सिचुएशन में भी हमने कैलकुलेट करना है ऐसे हाइट, इट शुड बी लेस देन इलास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय g into h, g into rho। बेटा जो अर्थ की है इलास्टिक लिमिट, that is also same 3 into 10 raised power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अर्थ की ये जो रॉक्स हैं या ये जहां पर जो ये सारा मटेरियल है, इसकी जो डेंसिटी है जिनसे ये माउंटेन बना है, डेंसिटी ऑफ रॉक्स, उसकी भी टिपिकल वैल्यू 3 into 10 raised power 3 kg पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, दिस इज जस्ट रफ कैलकुलेशन। और हम अगर g का वैल्यू भी ले लें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बोलेंगे h इज लेस देन व्हाट इज इलास्टिक लिमिट 3 into 10 raised power 8। इसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करें, कंप्लीट करो इसको। 3 into 10 raised power 8 divided by density is 10 raised power 3, 3 into 10 raised power 3 sorry into 10, तो 3 और 3 कट जाएगा। सो इसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि h जो है दैट इज लेस देन 10 raised power 4 मीटर। किसी माउंटेन की हाइट, अगर कोई माउंटेन अर्थ के सरफेस पे है, तो उसकी हाइट 10 raised power 4 मीटर से कम होगी, कम ही हो सकती है। 10 raised power 4 मीटर मतलब 10,000 मीटर मतलब 10 किलोमीटर। द मैक्सिमम हाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 10, मतलब किसी भी माउंटेन की हाइट 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, और है भी नहीं। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें, द मैक्सिमम हाइट इज 8848 मीटर विच इज 8.848 किलोमीटर। ठीक है, इससे कम वैल्यू ही है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा हो जाएगी, मान लो कोई और माउंटेन पैदा हो गया या समुद्र के अंदर से कोई नया माउंटेन आ गया ऐसे जो 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर ऊपर है, वो 10, तो क्या होगा, इलास्टिक ये h बढ़ जाएगा। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो स्ट्रेस है वो है रो जी एच। तो कोई माउंटेन बड़ा हो गया तो ये ज्यादा हो गई, जब ये ज्यादा हो जाएगा तो स्ट्रेस ज्यादा लगेगी, स्ट्रेस ज्यादा लगेगी तो क्या होगा, ये उसको विथस्टैंड नहीं कर पाएगा सरफेस, तो इट विल सिंक डाउन। ठीक है, जितना माउंटेन की हाइट ज्यादा होगी उतना इसका सिंकिंग नीचे हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितनी रह सकती है, मैक्सिमम कैन बी 10 ओनली। ठीक है बेटा, इलास्टिसिटी का कॉज क्या होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ इलास्टिसिटी, कि क्यों ऐसा होता है कि हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाती है। देखो इलास्टिसिटी का कॉज समझने के लिए ना वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर एटॉमिक एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। या ऐसे समझो, मान लीजिए ये कोई दो एटम्स हैं, कोई भी मटेरियल, और इन दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है, जिस बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक स्प्रिंग की हेल्प से। किसी भी क्रिस्टल में कोई भी मटेरियल है तो ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे, वो बहुत सारे जो एटम्स होंगे दे विल बी लिंक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ बॉन्डिंग, जिससे वो क्रिस्टल बन रहा है। इलास्टिसिटी का जो कॉज है वो हम समझ सकते हैं इस मॉडल की हेल्प से, जिसे बोलते हैं स्प्रिंग बॉल मॉडल, स्प्रिंग एंड बॉल। ये जो बॉल है ये किसी एटम का या किसी मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो स्प्रिंग है ये उनके बीच में जो फोर्स है उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इस बॉडी को स्ट्रेच करें, क्या बोला था, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच कर रहे हैं,
और छोड़ दें तो वो वापस आ जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे एक स्प्रिंग है, ये इस मॉडल को समझो, अगर हम इसको खींचे, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा नहीं खींचना, मतलब स्प्रिंग पूरा खींच नहीं जाना चाहिए, लिमिट है इस स्प्रिंग की, एक लिमिट है जहां तक उसको खींच के छोड़ोगे तो वापस आ जाएगा। ऐसे ऐसा कोई स्प्रिंग फिजिकली है नहीं है कि हम किसी इस मटेरियल की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो एटम्स हैं उसको बेंड किया, छोड़ा, वापस क्यों आ गया, कोई स्प्रिंग नहीं है अंदर, वो सिर्फ उसका मॉडल, ये सिर्फ उसका मॉडल है। तो वो फोर्स एक स्प्रिंग की तरह है कि अगर हम स्प्रिंग की टर्न्स को खींचते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, देखो ये स्प्रिंग ना तो कंप्रेस हो रहा है ना स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, यहाँ कुछ भी फोर्स नहीं है, लेकिन अगर हम इसको खींचें तो अट्रैक्शन हो जाती है, वापस आ जाता है, और अगर हम इसको कंप्रेस करें तो स्प्रिंग की टर्न्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो वो जो स्प्रिंग है वो उन फोर्सेस को एक्सप्रेस कर रहा है, उन फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी कोई फोर्स नहीं है, मतलब अगर ग्राफ से देखें, मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस है r0, यहाँ कोई फोर्स नहीं है, ये r0 है अभी। अगर हम इन दोनों टर्न्स के बीच में डिस्टेंस r0 रखेंगे कोई फोर्स नहीं होगी। अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे, सोचो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे अट्रैक्शन भी कम होने लगेगी, क्योंकि अगर आप पूरा खींच ही लो स्प्रिंग को फिर थोड़ी ना वापस आएगा, इसका मतलब तब इसकी अट्रैक्शन नहीं है। और अगर हम इसको कंप्रेस करें, कंप्रेस करें मतलब डिस्टेंस कम करें, तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगी। सो ये जो ग्राफ है ये इंडिकेट कर रहा है नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन टू एटम्स और टू मॉलिक्यूल्स। ये फोर्स या तो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव, तो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस, बेटा यहाँ r0 को बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मतलब ये है कि इस डिस्टेंस पे दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई फोर्स नहीं है। अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएं, if r is greater than r0 then there is attraction, लेकिन विद इंक्रीज इन डिस्टेंस अट्रैक्शन पहले तो बढ़ी, बट बड़ा ज्यादा बढ़ाएंगे तो अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी। और अगर r जो है वो लेस देन r0 है, then the attraction, then there is repulsion. ये अट्रैक्शन और रिपल्शन बेसिकली रीगेन है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। अट्रैक्ट हो रहा है, कंप्रेस करने से अट्रैक्शन नहीं है, कंप्रेस करने से रिपल्शन, और अट्रैक्ट ये स्ट्रेच करने से इनके बीच में अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये कारण है इलास्टिसिटी का। एक लिमिट तक क्यों है, क्योंकि लिमिट के बाद फोर्स जो है वो जीरो हो जाती है, जिसे स्प्रिंग की हेल्प से आप समझो तो लिमिट के बाद वो स्प्रिंग पूरा खींच जाएगा। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का कॉज कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्प्रिंग बॉल मॉडल। Then beta there is a question. स्टील और रबर में से ज्यादा इलास्टिक कौन है? Which one is more elastic? स्टील ज्यादा इलास्टिक है कि रबर? एवरीबॉडी विल से रबर, क्योंकि रबर दिख रहा है अपनी ओरिजिनल स्टेट में आते हुए। जब भी कंपैरिजन करेंगे तो कुछ सिमिलैरिटीज रखेंगे, जैसे जितनी फोर्स रबर पे लगाई उतनी फोर्स स्टील पे लगाओ, तो जो बेंड नहीं हो रहा इसका मतलब वो तो ओरिजिनल स्टेट में अभी भी है, पहले भी था, तो वो तो ज्यादा इलास्टिक होगा। रबर बैंड होके क्या पता उतनी फोर्स लगा के वो वापस नहीं आए। ठीक है, जितनी फोर्स स्टील में लगाए, अगर मान लो आपने कोई फोर्स स्टील के ऊपर लगाई और स्टील वापस आ गया, उतनी फोर्स रबर पे लगाओ। ठीक है, तो जिसका ऐसे में बोलोगे ज्यादा इलास्टिक कौन है, जिसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। ठीक है, वाई फॉर स्टील इज मोर देन वाई फॉर रबर। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें जिससे हम यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे पता चलता है कि स्टील का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है एज कंपेयर टू यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो ये अगर रबर का है, इधर स्ट्रेन और इधर स्ट्रेस लेके,
तो ये होगा स्टील का। ठीक है, जितनी स्लोप ज्यादा होती है आपको पता है उतना ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है। यंग्स मॉडुलस की बात करेंगे, अगर वायर ली हुई है हमने, एक स्टील की वायर है और एक रबर की वायर है, ठीक है, जिसको जो जितना हार्ड है वो उतना इलास्टिक है, ऐसे बोलो। परफेक्टली रिजिड बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, बिकॉज वी अप्लाई फोर्स, रिमूव द फोर्स, तो क्या होना चाहिए, बॉडी वापस वैसी हो जानी चाहिए, तो वैसे ही होता है। अगर एक परफेक्टली रिजिड बॉडी है उसमें तो डिफॉर्मेशन नहीं होती, तो जो भी हम फोर्स लगाएंगे उस फोर्स का इफेक्ट जिस बॉडी में कम होगा वो ज्यादा इलास्टिक होती है। यहाँ से दो वायर्स हैंग की, मान लो इस पे भी 50 ग्राम लगाया, इस पे भी 50 ग्राम लगाया, लेकिन ये स्टील की है और ये रबर की है, तो किसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन होगी, जिसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन होगी वो प्लास्टिक है, और जिसमें कम डिफॉर्मेशन होगी वो, ठीक है, जिसमें कम डिफॉर्मेशन हुई दैट इज मोर इलास्टिक देन द अदर जिसमें डिफॉर्मेशन कम, जिसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ऐसे देखो, द बॉडी विच इज मोर रिजिड इज मोर इलास्टिक। ठीक है, ऐसे हम y की वैल्यूज के बेसिस पे, अगर मान लो एक स्टील है और एक आयरन है, तो दोनों में से ज्यादा इलास्टिक कौन है, ऑफ कोर्स इट इज स्टील, क्योंकि y फॉर स्टील इज मोर देन y फॉर आयरन आल्सो। जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा, अगर एक कंपैरेटिव टेबल आप देखेंगे एनसीईआरटी में, जिसका यंग्स मॉडुलस जितना ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा इलास्टिक होगी। ठीक है, या सिंपली ऐसे समझो, यंग्स मॉडुलस छोड़ दो, जिसको बेंड करना जितना मुश्किल है वो उतनी ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, इलास्टिसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है, मतलब लो टेम्परेचर पे बॉडी इज मोर रिजिड, बट अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना उस बॉडी में थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाती है, मतलब जो इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो वीक हो जाती है। इसलिए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस। ठीक है, मान लो एक ब्रिज है, जैसे उस ब्रिज के ऊपर अगर उसका टेम्परेचर कम होगा तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो हो सकता है टेम्परेचर बढ़ते 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 उसके आयरन की रॉड पिघलना शुरू हो जाएगी, तो उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, विद दिस आपका इलास्टिसिटी खत्म है। विल स्टार्ट फ्लूइड्स इन नेक्स्ट क्लास, फ्लूइड डायनामिक्स। ये लिखा दिया ना, ये ग्राफ बना लो।